नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला महीना, मार्च का महीना। जो ग्रह बदल रहे हैं वो क्या लेकर आए हैं, जीवन के किस क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो देखिए, जिन लोगों की वृषभ राशि है, अर्थात जिनका चंद्रमा वृषभ राशि में है, काल पुरुष की दूसरी राशि में है, उनके लिए वीडियो है। जिन लोगों का लग्न है, मतलब कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में वृषभ नाम की राशि उदय हो रही थी, तो उनका वृषभ लग्न है। चंद्रमा और लग्न दोनों का ही व्यक्ति पे प्रभाव होता है। चंद्रमा हमारा मन है, लग्न हमारी बुद्धि से जुड़ा हुआ है काफ़ी हद तक, तो दोनों से ही देखना चाहिए। तो जो भी आपका है आप देख सकते हैं बिल्कुल। अगर हम कुंडली को देखते हैं तो इस तरह से आपकी कुंडली दिखती है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रथम भाव में मंगल और राहु का अंगारक योग बना हुआ है। द्वितीय भाव में मिथुन राशि है, तृतीय राशि है, कोई ग्रह नहीं है। तृतीय भाव में कर्क राशि, चतुर्थ भाव में आपकी सिंह राशि है। भाव ये चतुर्थी है, 5 नंबर जो लिखा है वो राशि को दिखाता है, सिंह राशि 5वीं राशि। इसी तरह प्रथम भाव में दूसरी वृषभ राशि दिखा रहा है, क्योंकि आपका वृषभ लग्न या वृषभ राशि है इसलिए। ये पंचम भाव में छठी राशि, छठे भाव में 7वीं राशि तुला, और आपके 7वें भाव में 8वीं राशि वृश्चिक है, जिसमें केतु विराजमान है। नवम राशि है, यहाँ पर 8वां भाव है धनु, उसमें कोई ग्रह नहीं है। और नवम भाव में भाग्य के भाव में, ये भाग्य का भाव होता है 9वां भाव, फॉर्चून का, पिता का, गुरुओं का, टूर ट्रैवल का, नियम का, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसमें आपके गुरु और शनि और बुध हैं। गुरु यहाँ पर नीच के हैं, पर चूंकि शनि साथ है तो नीच भंग हो रहा है। और भाग्य का स्वामी भाग्य में ही है, तो सौभाग्य नाम का योग भी बना हुआ है। बुध यहाँ पर सिर्फ 11 तारीख तक है। 11 के बाद बुध आपके अगले भाव में, 10वें भाव में, कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। सूर्य शुक्र भी जो यहाँ पर दिखते हैं आपको 10वें भाव में, जो कि पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का है, समाज में स्थिति का है। वहां पर जो सूर्य है वो 14 तारीख तक, शुक्र जो है वो 17 तारीख तक है। 14 के बाद सूर्य अगले भाव एकादश भाव में मीन राशि में आ जाएंगे, और 17 तारीख को शुक्र भी अगले भाव एकादश भाव में मीन राशि में आ जाएंगे आपके। सूर्य और शुक्र यहाँ पर, सूर्य केंद्र के और शुक्र को अगर आप कहेंगे तो त्रिकोण और केंद्र दोनों के, क्योंकि लग्न जो होता है वो केंद्र भी है त्रिकोण भी है, तो वो सूर्य शुक्र का एक तरह का राजयोग बना हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पहले बनेगा 10वें भाव में, उसके बाद एकादश भाव में। तो हम इनके जो रिजल्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके लग्नेश की ही बात कर लेते हैं। आपके लग्नेश शुक्र हैं, और शुक्र जो है भोग, विलास, धन, पैसा, कंफर्ट, म्यूजिक, आपके चमकदार चीज़ें और लिक्विड मनी, स्टॉक मार्केट, ये सबको दिखाता है। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा। तो चूंकि वो आपके लग्नेश है तो आपको ये सब चीज़ें पसंद भी हैं। अच्छा खाना हो, स्टैंडर्ड की चीज़ें हो, म्यूजिक हो, डांस, अच्छी तरह का डांस, क्वालिटी का डांस हो, वो भी आपको पसंद होता है। आप बहुत ही सिक्योरिटी पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, सही रास्ते से धन कमाना चाहते हैं। अगर आपको गोल पता हो तो बहुत मेहनत कर सकते हैं। इस तरह की आप में और भी सारे ट्रेड्स होते हैं, बीच बीच में बात करेंगे। तो अगर शुक्र को देखें तो देखिए 10वें भाव में है और सूर्य के साथ है, तो राजयोग में लग्नेश बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। किस चीज़ से फायदा यहाँ पर हो सकता है, इसके लिए देखिए शुक्र लग्न के स्वामी है और सूर्य जो है वो 4थे भाव के स्वामी है। घर, भूमि, वाहन, खेत, जमीन, भोग की कुछ वस्तुएं, ये सब चीज़ें ये आपके लाइफ में आ सकती हैं। आप कुछ घर खरीदने का प्लानिंग बना सकते हैं, जमीन, घर, इस तरह का कुछ प्लानिंग बन सकता है। एयर कंडीशनर, गाड़ी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आरामदायक चीज़ें होती हैं वो, उसकी यहाँ पे संभावना बनती है। लग्नेश 10वें भाव में, अपने पद प्रतिष्ठा के प्रति आप काफ़ी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। सूर्य भी 10वें भाव में है, तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, पोजीशन बढ़ सकती है, बिजनेस बढ़ सकता है, नाम हो सकता है। हालांकि शुक्र जब 10वें में होते हैं तो स्त्रियों के प्रति विशेष सम्मान रखना चाहिए, मर्यादा का थोड़ा सा, जहाँ खास करके काम की जगह पर पालन करना चाहिए। कुछ छोटा मोटा झगड़ा आदि हो सकता है,
स्त्रियों से खासकर उनके प्रति सम्मान, उनकी सहायता करें और तो चीज़ें सही रहेंगी। इसके साथ साथ साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि आप माता दुर्गा, माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आपके तो लग्नेश ही शुक्र हैं। आप वैसे भी आपको साफ सफाई नॉर्मली पसंद है, हालांकि थोड़े थोड़े से आलसी कभी कभी लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं। मतलब कि कॉशियस होता है सतर्क, पर सतर्कता कई बार जब ज़्यादा हो तो वो दूसरों की नज़रों में आलसीपन हो सकता है। वो समझेंगे कि व्यक्ति निर्णय नहीं लेना चाहता, आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि वो बहुत सतर्क है। वो हर चीज़ वो पूरी तरह से सेफ करके आगे बढ़ना चाहता है, और पूरी तरह से सेफ तो कुछ होता नहीं है। थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए। तो वो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि एकदम भी सेफ जोन में ना जाएं, थोड़ा सा रिस्क लें, हल्का सा रिस्क लें। बाकी तो आप तो कभी बहुत बड़ा रिस्क तो लेते ही नहीं है, ये तो आपके नेचर में ही है, पर वो तो आपको चीज़ रोक सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। शुक्र यहाँ पर है, तो अगर आप आर्ट में है, डिजाइनिंग में है, म्यूजिक में है, क्रिएटिविटी में है, कुछ इस तरह का आपका काम है, बहुत अच्छा आपका ये महीना रहने वाला है। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन आदि आपका हो सकता है। 17 तारीख के बाद शुक्र आपके एकादश भाव में जाएंगे, वहाँ भी आपको स्त्रियों से लाभ, फीमेल से लाभ, आर्ट से लाभ, ज्वेलरी से लाभ, स्टॉक मार्केट से लाभ, कोई भी ऐसा फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इस तरह के कार्य में है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, कपड़ों का जो काम है, होटल्स का जो काम है, अगर उसमें है तो आपके लिए बहुत अच्छा ये महीना जाने वाला है, क्योंकि सूर्य शुक्र दोनों बार ही राजयोग बनाकर देखे बैठे हैं। 17 तारीख के बाद तो शुक्र उच्च ही हो जाएंगे, वो भी एकादश भाव में। अब ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है, लग्नेश एकादश भाव में जाए और वो भी उच्च हो जाए। अब ये भाव है क्या? ये भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, आप जो चाहते थे वो हो सकता है। ये भाग आपको अवार्ड्स मिलने का है, कोई इनाम आदि मिल सकता है, प्रेरणा का है, लक्ष्य का है, जीवन के लक्ष्य का आपको ज्ञान हो सकता है। आप अगर स्टूडेंट है तो आपको ये लग जाएगा यही बनना है मुझको, तो ऐसा ही करना है। और लक्ष्य की महत्वता बहुत ज़्यादा है, जिसे ये नहीं पता जाना कहाँ है वो कहाँ जाएगा। बस में भी चढ़ते हैं तो आपको पता रहता है कहाँ तक जाना है। तो लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्य का ज्ञान हो जाना बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ मुझे जीवन में करना क्या है। और फिर आपके अंदर स्टेमिना तो है ही, आप बहुत मेहनत कर सकते हैं। अगर आपको पता हो, कोई आपकी मन की चीज़ हो और ये हो कि हाँ इसे पाना है, तो आप बहुत मेहनती हैं। पर गोल होना चाहिए, तो अपने गोल को ढूंढें और थोड़ा सा रिस्क लें, हल्का सा रिस्क लेना तो बनता है। इसके बाद दूसरे ग्रहों पे आते हैं। देखिए, दूसरे ग्रहों में जाने से पहले थोड़ा सा लग्न पे दृष्टि डालना ज़रूरी है। लग्न में राहु और मंगल है, अंगारक योग, लग्न पर ही बनना। और मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। तो मैरिज लाइफ में थोड़ा सा, रिश्तों में, पति पत्नी के, प्रेमी प्रेमिका के, वैसे भी फैमिली में लोगों से थोड़ा गुस्से का ध्यान रखें। छुपे शत्रु, हिडन एनिमी, ऐसे शत्रु जो सामने से हो सकता है मित्र हो या ना भी हो, पर आपका जिनको पता नहीं है, ऐसे लोग आप कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा पति पत्नी के बीच में भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। आप खुद भी थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं। वैसे भी आपका नेचर है कि आप बड़े सॉफ्ट हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं देखने में, पर जब कोई बहुत ज़्यादा पुश करता है आपको, फिर अचानक से आप फट सकते हैं गुस्सा, क्योंकि पेशेंस रखते हैं ना शुरू में, तो शुरू में एकदम से बातों को फिर अचानक से थोड़ा सा हो सकता है। उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि फैमिली में तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आपस में मन में रखिए ही मत, आपस में क्या ईगो। और फिर रिश्तों में तो ये है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। आपस में, अपने दोस्तों के प्रति, अपने परिवार में माफ़ी कर दें, क्योंकि गलती आपसे भी होती हैं, दूसरों से भी होती हैं। आप अपनी गलती से उम्मीद करते हैं कि लोग उसको माफ़ कर दें, तो दूसरों की गलतियां भी आपको माफ़ करनी चाहिए। आप कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को पॉजिटिविटी के साथ लें, आपके पॉजिटिव बातों को लें, नेगेटिव को थोड़ा सा इग्नोर करें। तो आप भी थोड़ा सा ऐसा करना सीखिए, लाइफ बदलेगी 100%। मंगल और राहु का लग्न में आना, गुस्सा अचानक से आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मंगल राहु थोड़ा सा ईगो में आप कुछ कह सकते हैं। मंगल की यहाँ से चतुर्थ भाव पर दृष्टि, माता के साथ थोड़ा सा ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और सप्तम भाव पे पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, उसके लिए
थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बढ़ सकती है। केतु यहाँ पर चल रहे हैं, थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन जो है वो पार्टनरशिप में रहेगा, चाहे वो मैरिज पार्टनरशिप हो या बिजनेस में हो। और ऊपर से राहु मंगल की भी दृष्टि आ रही है, तो थोड़ा सा मनमुटाव के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। क्या कर सकते हैं? हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ करना मन से, मन वचन कर्म। तो उसमें हनुमान जी के जो गुण बताए गए हैं, जिस तरह वो अपने, आप हनुमान जी को कभी नहीं देखेंगे कि वो दुखी थे। जब रावण मेघनाथ युद्ध जो हो रहा था उसमें जैसे लक्ष्मण जी को बांध दिया, एक बार लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, एक बार राम और लक्ष्मण दोनों एक साथ मूर्छित हो जाते हैं, तब भी आप हनुमान जी को नहीं पाएंगे कि वो विलाप कर रहे हैं। तो खुश रहिए, चीज़ों को हल्के से लीजिए, प्रयत्न जबरदस्त कीजिए पर हल्के से लीजिए। जितना हनुमान जी में अपने प्रभु के प्रति, मतलब अपने गोल के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति जो श्रद्धा थी, जो 7 समुंदर लांग गए थे सिर्फ माता सीता की खोज में, वैसा अपने गोल के प्रति श्रद्धा और कह सकते हैं लक्ष्य के प्रति शक्ति आप भी दिखाइए। छोटी मोटी बाधाओं से डरिए मत। जैसे हनुमान जी नहीं डरे थे, सोचते तो बाबी वहाँ पे ये क्या नाम है, ऐसी ऐसी राक्षसी हैं, इतना बड़ा समुद्र है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, हो तो बहुत कुछ सकता है, पर लक्ष्य पाना है तो थोड़ा सा तो प्रयास करना ही होगा, थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही होगा। उस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो हनुमान जी आपके लिए काफ़ी कुछ कर पाएंगे। उनकी पूजा भी करें, मीठे का प्रसाद भी बांटें और उनके गुणों को भी थोड़ा सा अपनाएं, तो ये जो राहु मंगल का जो अंगारक योग है वो काफ़ी हद तक शांत होगा। इसके साथ साथ रुद्राभिषेक अगर किया जाए, पानी में थोड़ा सा दूध और हल्का सा शहद अगर लेकर, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए 8वीं दृष्टि जो है मंगल की सास ससुर के, इन लॉज के भाव पर है, तो इन लॉज से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकती है। फॉरेन यात्रा का चांस बन रहा है, बाहर से, घर से बाहर जाने का, दूर यात्रा का बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहा है। अगर आप चाहते थे बाहर जाना, अब्रॉड जाना या कहीं दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं, चाहे वो आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, किसी भी पर्पज से जा रहे हो, कोई यात्रा बहुत बड़ी आ सकती है। राहु तो पहले से ये दिखा रहे थे, जब लग्न में राहु होते हैं, ऊपर से मंगल भी वहाँ आ गए, तो यात्रा के बड़े चांसेज हैं। आपका जो स्पाउस है, आपका जो पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका जो है, उससे आपकी मुलाकात तो ज़रूर हो सकती है, पर वो थोड़ा सा इगोस्टिक, थोड़ा सा गुस्से आदि का ध्यान रखेंगे। तो फिर आपको कोई स्पोर्ट्स की लाइन का स्पाउस हो, आर्मी में हो, कोई सर्जन हो, कुछ ऐसा स्पाउस जो, या लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी का ख्याल रखता हो, जिसको अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा वो हो, चाहता हो कि मैं फिटनेस अच्छी हो, इस तरह का कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। अगर इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो। इसके बाद हम आ जाते हैं, मंगल को देख लिया हमने। राहु की बात करें तो देखिए मन जो है पढ़ाई में कम लगेगा, स्पाउस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं, बाहर की यात्रा ले करा सकते हैं, दूसरे कल्चर, दूसरे धर्म के प्रति आपके अंदर रुचि रहेगी, पर अपने धर्म और अपने जो गुरु हैं उनका भी आदर करते रहें, क्योंकि आप पूर्णतः जाने बिना उस पर कोई डिसीजन ना लें। इसके बाद आ जाते हैं हम गुरु के पास। देखिए गुरु जो कि आपकी कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है, मतलब कि धन भाव के स्वामी है, और अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव होता है पतन का, डर का, देर का, दुर्भाग्य का, इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति का, आध्यात्मिकता का, समाधि का, जमीन के नीचे की चीज़ों का, अकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का, इंट्यूशन का, तो अच्छी चीज़ें भी हैं। और अदर पीपुल मनी का, जैसे कि बैंक हो गए, इंश्योरेंस आदि का, और जो लोग मृत्यु से जुड़े हुए जो भी काम है, जैसे पोस्टमार्टम के जो डॉक्टर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, उस तरह का जो काम है वो भी अष्टम दिक् का भाव, वो गुरु जो हैं आपके नवम में आए, तो भाग्य तो थोड़ा धीरे धीरे काम करेगा, भले ही भाग्य साथ में हो, मेहनत तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा करनी होगी। आपका ध्यान धार्मिकता से भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को होगा, आप ईश्वर को समझने की कोशिश करेंगे, वो जो व्यक्त भी है अव्यक्त भी है, जो एक भी है अनेक भी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, सीधा नहीं मान लेंगे, इस तरह का रुचि रहेगी। यात्राएं यहाँ पे करा सकता है, तीर्थ यात्रा हो सकती है, दूर की यात्रा हो सकती है, बाहर की यात्रा हो सकती है। शनि गुरु का नीच भंग हो रहा है, तो अगर आप लॉयर हैं, बिजनेसमैन हैं, कंसल्टेंट हैं, कुछ इस तरह की, तो आपका जो कार्य के मामले में अच्छा रहेगा, यात्राएं काफ़ी रहेंगी। भाई बहनों से, पड़ोसियों से,
रिश्तों में आप कह सकते हैं मिला जुला रहेगा। 11 तारीख तक काफी ठीक रह सकता है, क्योंकि बुध भी यहाँ पर रहेंगे। बुध आपकी कुंडली के धन भाव के मालिक हैं और पंचम भाव के मालिक हैं, तो भाई बहन पड़ोसी आदि से किसी तरह से धन का लाभ हो सकता है, बच्चों से धन का लाभ हो सकता है। आपके बच्चे बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं और आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ के पहले कुलदीपक योग यहाँ बनाता है और इसके बाद दसम भाव में वो कुलदीपक योग भी बनाता है, राजयोग भी बनाता है। तो बुध की अगर किसी की दशा महादशा है तो रिजल्ट काफी अच्छे रहेंगे। राहु की किसी की दशा महादशा है तो माता दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चय का पाठ करते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ माता के जो विभिन्न अवतार हुए हैं उनमें जो गुण हैं, क्यों वो हैं, उसको थोड़ा समझें, पढ़ें और उसको थोड़ा अपने जीवन में उतारें। भक्ति वही है जिसमें भक्त और ईश्वर के बीच में थोड़ा सा तो दूरी कम हो। अब दूरी फिजिकल तो है नहीं, मतलब उसके अंदर उसके कुछ गुण आए तो फिर 100% राहु का जो प्रभाव है वो कम होगा अगर वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो। इसके साथ साथ जौ को पानी में बहाना, कोयले का दान करना, नारियल को अपने ऊपर से उतार के पानी में दान करना, वो भी आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद देखिए हम बुध की बात कर रहे थे, बुध और गुरु की, कि बुध की अगर दशा महादशा है तो काफ़ी अच्छा समय है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि की वृद्धि हो सकती है 11 तारीख के बाद। उससे पहले यात्रा हो सकती है, पर वो यात्रा आपके लिए फेवरेबल रहेगी। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है 11 तारीख तक। अगर कोई आपका एग्ज़ाम है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका विद्या से रिलेटेड, बुध की दशा महादशा अंतरदशा है, बुध की कुंडली में अच्छी स्थिति है, तो सफलता के बहुत ज़्यादा योग बन जाते हैं। एक बात मैं कंपटीशन एग्जाम के बारे में बता दूं कि ज्योतिषी उसका सही आंसर नहीं दे सकता। कारण क्या है, अब आपके कंपटीशन इतने हार्ड कर दिए हैं कि वो उसकी जो वैकेंसी होती है वो इतनी कम होती है कि जैसे 100 वैकेंसी हैं, 500 वैकेंसी हैं और 20 लाख लोगों ने, 30 लाख लोगों ने उसके लिए एग्ज़ाम दिया है। तो उनमें से मान के चलिए कि वैकेंसी 500 ही हैं और कम से कम 10,000 या 3,000 के लोगों की कुंडली में योग होगा उस तरह का कि वो एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब उसको मिल सकता है, वो भी अच्छे वाला। अब उनकी कुंडलियों में किसकी कुंडली स्ट्रांग है उनका हो जाएगा। इसलिए आप कोई भी अगर आपको कहता है तो आइडिया तो उसको होता है, पर 100% अब नहीं कहा जा सकता क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है। याद रखिए, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़ा बनना होगा। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना भी सीखिए। सपने ऐसे ही नहीं मिलते। अब धन कमाना, बहुत से लोग तो धन को बुरा मान लेते हैं। देखिए 2 ही तरीके हैं, या तो आप मेडिटेशन, योगा, ईश्वर की आप में इतनी ललक हो, वहाँ भी रास्ता आसान नहीं है, वहाँ भी मेहनत भी है, डिसिप्लिन भी है, हार्ड वर्क भी है, ओपन माइंड भी चाहिए। अब किसी ईश्वर को पाने में बहुत कठिन है तपस्या, वो भी आपको महान बनाती है। दूसरा है कि अगर आपको धन के प्रति लगाव है, कुछ चीज़ों के प्रति लगाव है, तो वहाँ भी आपको हार्ड वर्क चाहिए, मेहनत चाहिए, टैलेंट चाहिए, प्लानिंग चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए। ये ना कि आप ही मन के कंट्रोल में हो। तो धन अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, पर उसको पाने के लिए जो आपके अंदर चीज़ें चाहिए वो महत्वपूर्ण है, और वो आपको दूसरों की सेवा करने के लिए भी चाहिए। किसी भी बड़े गोल को करने के लिए वो चीज़ें चाहिए आपको। तो इस पाथ से या उस पाथ से, कर्म योग से या भक्ति योग से, दोनों से ही आप मोक्ष तक जा सकते हैं, बशर्ते आप उसको गीता के पाथ पे चल के चलें। उस क्या कह सकते हैं कि धन के लिए नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, संसार के लिए कुछ करने के लिए, और अपना कर्तव्य जो भी करें उसके बाद कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, रिजल्ट पे नहीं है। तो कर्म पे मेहनत करें, फोकस करें, तो रिजल्ट तो आना ही आना है, उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसकी बात हमने की, अभी इसकी गुरु की बातें कर रहे थे हम, थोड़ा सा फिलॉसफी होगी। तो गुरु की दृष्टियां देख लेते हैं जी। यहाँ से तृतीय भाव पर गुरु शनि की जो दृष्टि है उसकी हमने बात कर ली। अब गुरु की पंचम दृष्टि देखें तो लग्न पर आ रही है। ये एक अच्छी बात है, मंगल राहु को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर मंगल राहु आपको लगता है कि आप थोड़ा अग्रेशन फील कर रहे हैं, थोड़ा गुस्सा आपको लग रहा है, तो केसर का तिलक लगाएं
और नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी का यूज करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, क्योंकि गुरु ज्ञान है और ज्ञान तो हम सिर्फ आँखों से लेते हैं, मतलब कोई वीडियो देखते हैं, कानों से लेते हैं, कुछ सुनते हैं। तो जैसा खाओगे आहार वैसा करोगे व्यवहार, ठीक उसी तरह जैसा देखोगे जैसा सुनोगे वैसा ही व्यवहार भी करोगे। तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करने का ये भी तरीका है। गुरु यहाँ से आपको गुस्से के समय आपको नॉर्मली ध्यान आ जाएगा। अगर गुरु आपके स्ट्रांग हैं तो आप अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे। गुरु की नवम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर है, तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। बुध भी अच्छे चल रहे हैं, गुरु भी अच्छे चल, दोनों ही बुध और गुरु दोनों ही शिक्षा के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, बस थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को अच्छा रखें। शनि की बात करें जो कर्म के अधिष्ठाता हैं, शनि का छपा अवतार को दिखाते हैं, जिसके ऊपर राहु केतु का मंथन चलता रहता है, जिसका उद्देश्य आपको मोक्ष तक पहुंचाना है। तो वो शनि जो है 9वें भाव में, भाग्य भाव में है, तो भाग्य में मेहनत करके रिजल्ट यहाँ पर लाया जा सकता है। शनि हार्डवर्क को दिखाते हैं, शनि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, प्लानिंग को दिखाते हैं, एक तरफ मेहनत करते रहना, अंत तक हार न मानना। तो इन सब चीज़ों का अगर आप पालन करेंगे तो शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि की नेगेटिव चीज़ें भी हैं, नशे को दिखाते हैं और भगोड़ेपन को दिखाते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भाग जाने को दिखाते हैं, शनि आलस्य को भी दिखाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर जाएंगे तो फिर शनि रिजल्ट जो देंगे वो बुरा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो काल पुरुष का दुख भी है। पर कब हैं? जब आप इन चीज़ों को अपनाएं। अगर उनकी आप पॉजिटिव चीज़ अपनाएंगे तो शनि भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा अपने से बड़ों का आदर करें, छोटों से प्रेम करें, जो गरीब हैं, अपंग हैं, अपाहिज हैं, जानवर आदि हैं, चाहे वो काला कुत्ता हो या फिर पीला भी चलता है, ऐसा नहीं है, लाल हो या कोई भी हो, कुत्ता है, गाय है, कौआ है, चींटियां हैं, आसपास की जो प्रकृति है, जीव है, उनके प्रति श्रद्धा, करुणा और उसकी आप थोड़ा सा ख्याल रखें, लगातार, रिजल्ट के लिए नहीं। तो शनि आपका अच्छा रिजल्ट देते ही देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है धन भाव पर है, तो शनि की दशा महादशा अगर चल रही है तो लाभ धीरे धीरे होगा, अचानक से नहीं होगा। बड़े भाई आदि के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ से करा सकते हैं। इन दोनों की संयुक्त दृष्टि की जो हमने बात कर ली है, यात्राएं वगैरह काफ़ी रह सकती हैं, पराक्रम बहुत ज़्यादा करना होगा तब रिजल्ट आएगा, पर आएगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर है, रोग ऋण शत्रु का विनाश शनि यहाँ से करेंगे। सेहत का थोड़ा सा अवश्य ख्याल रखें। छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु का भी है, डेली लाइफ का भी है। तो डेली लाइफ में आप थोड़ा सा नीरसता फील कर सकते हैं, वैवाहिक जीवन में भी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि काल पुरुष की 7वीं राशि पर शनि की दृष्टि है और काल पुरुष आपकी कुंडली के 7वें भाव में केतु बैठे हैं। तो पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी निराशा रह सकती है। ज्योतिषी रेमेडी वही है, हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, संकट मोचन का पाठ। इसके अलावा माता काली की पूजा भी आप कर सकते हैं, वो भी शनि से बहुत जुड़ी है, रुद्राभिषेक। गणेश जी की पूजा, क्योंकि केतु यहाँ पर है, गणेश जी की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो केतु होता है। गणेश जी की पूजा के लिए जो है मतलब केतु का अगर कोई प्रॉब्लम है तो गणेश जी की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ गरीब लोग जो हैं, दूसरे कल्चर के लोग जो हैं, दूसरी जात के जो लोग हैं, आपसे अब जिनको आप किसी तरह से कमज़ोर हैं, उनकी हेल्प करते रहना। बुधवार को करेंगे तो राहु केतु के रिजल्टों में ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। शनिवार को करेंगे तो शनिवार के लिए, शनि के लिए, बाकी तो हर दिन आपको करना चाहिए। ये थोड़ा सा कह देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दिन करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, होइए वही जो राम रच राखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जिस करिए ताफल चाखा। हर दिन में भी हो रहा होते हैं, एक ग्रह का दूसरे का तीसरे का, तो हर दिन भी हर ग्रह का प्रभाव रहता है, बस उसका विशेष रहता है। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर दूसरे दिन दान करेंगे तो, इस बात को याद रखिएगा। अब शनि की हमने सारी दृष्टियों की बात कर ली, गुरु की भी बात कर ली, बुध की, सूर्य की भी हमने बात कर ली है। सूर्य और शुक्र का जो राजयोग बना हुआ है आपका 14 तारीख तक यहाँ पर, और 14 तारीख के बाद यहाँ पर। अलग से अगर हम बात करें सूर्य की तो चतुर्थेश जो है दशम में आ रहा है। माता के, अगर आपकी वर्किंग वोमन है तो उनके लिए अच्छा है। उसके बाद चतुर्थेश एकादश में आ रहा है, तो तब भी उन माता से, माता भूमि से, मातृभूमि से, जमीन से, भूमि आदि से आपको लाभ हो सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं।
14 तारीख तक पद प्रतिष्ठा आदि में वृद्धि हो सकती है। 14 तारीख के बाद इनाम, लाभ, किसी इच्छा पूर्ति आदि का चांसेस बनता है। यहाँ से सूर्य और शुक्र की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर है, जो कि पिता बनने का है, माता बनने का है, मतलब कि पुत्र या पुत्री की प्राप्ति का है, स्टॉक मार्केट का है, अचानक से लाभ का है, कोई अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर सकता है उसके लाभ का है। तो उस चीज की उनकी स्थिति बनती है कब? 14 तारीख के बाद, 17 तारीख के बाद एक्चुअली में, क्योंकि दोनों एक साथ आ जाएंगे। जो राजयोग यहाँ पर बनेगा, यहाँ से देखेगा तो अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, खास करके गोल्ड में या फिर आपका किसी भी स्टॉक मार्केट में, कुछ आपने शुक्र से संबंधित कोई इस तरह का होटल्स हैं, आपका कोई काम है उससे संबंधित कुछ स्टॉक हैं, बॉन्ड्स हैं, बैंक है, वो गवर्नमेंट का कुछ है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर है। तो ये जो राजयोग है ये बहुत अच्छा है, स्त्रियों से आपको लाभ होगा। हाँ, सूर्य जब गुरु की राशि में होते हैं तो शादी वगैरह थोड़ा सा उससे बचना चाहिए। मतलब दोस्ती कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं, सब कुछ, पर शादी जब सूर्य गुरु की राशि में हो तो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। इसी के साथ साथ जिस महीने आपका जन्म हुआ है उस महीने नॉर्मली शादी नहीं करनी चाहिए। कई बार इस बात को लोग अनदेखा कर देते हैं और कुंडली मिलान तो कर लेते हैं, पर इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। और फिर बाद में रेमेडी आप जरूर कर सकते हैं, पर याद रखिए रेमेडी थोड़ा सा कम करती हैं, थोड़ा सा टाल देती हैं। ब्रह्मा का लिखा टाल नहीं सकती हैं पूरी तरह। सबसे बेस्ट तो यही है कि ज्योतिष जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा करने की कोशिश की जाए। कर्म प्रधान है, रेमेडी ठीक थोड़ा सा असर जरूर कर सकती हैं, पर ऐसा नहीं कि एकदम बदल दें। तो पहले से ही थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये हमने बात की सूर्य और शुक्र की, मंगल, राहु, केतु, सब ग्रहों की बात कर ली एक तरह से। अब थोड़ा सा आपके लिए इस महीने के जो शुभ नंबर हैं 2, 8, 7, 9, ये जो नंबर है, मतलब 2 का मतलब 11 तारीख भी है, जिसका नंबर टोटल 2 आ जाए, 7 आ जाए, 8, 9, वो थोड़े आपके लिए लकी रह सकते हैं इस महीने। और जो दिन है वो शुक्रवार, बुधवार, शनिवार आपके लिए लकी है, सोमवार भी ठीक है। रंग जो है आप सफ़ेद क्रीम आप पहन सकते हैं, सफ़ेद क्रीम। ब्लैक ग्रे भी आपके लिए ठीक है, ब्लैक ग्रे भी ठीक है। और रेड को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये मंगल लग्न में आए हुए हैं और आपकी कुंडली में थोड़े से उसके भाव में केतु भी हैं, तो रेड कलर को थोड़ा सा अवॉइड करें इस महीने, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। होली की आपको बहुत बहुत बधाई हो। 28 तारीख की छोटी होली और 29 तारीख की बड़ी होली है। आप जानते ही होंगे होलिका दहन जो है उसका संबंध हिरण्यकश्यप की कहानी से है। हमारी सारी ही कहानियाँ अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, धर्म के ऊपर चलने को दिखाती हैं। धर्म के जो स्तंभ हैं 10, उनको पालन करने को सिखाती हैं, जिसमें से आपका दया है, करुणा है, सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है। ये सब आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको जानकर कि धर्म की वास्तविक परिभाषा हमारे ग्रंथों में क्या लिखी गई है। 11 तारीख की महाशिवरात्रि है, तो भोलेनाथ की पूजा कीजिए। आनंद रूपी शिव जो हैं, सत्य रूपी जो शिव हैं, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनकी कहानियों को पढ़िए, उसका एसेंस समझने की कोशिश कीजिए। 28 तारीख की पूर्णिमा है, 9 तारीख की विजया एकादशी है, 29 तारीख की अम्बालिका एकादशी है, 10 और 26 तारीख का प्रदोष व्रत है, 11 तारीख की महाशिवरात्रि है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। ईश्वर अनंत है, संतों ने उसको अनंत नामों से पुकारा है, क्योंकि अनंत के बाद भी कितने भी अनंत जोड़ दो, उसको समझना, डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बहुत सारे हमारे अंदर रूप दिए गए मेडिटेशन में, जैसे ऋषियों ने उसको ग्रहण किया वैसा उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चित्रित करने का प्रयत्न किया। यहाँ ये भी लिखा कि ईश्वर एक ही है, पर उस तरह से एक नहीं है कि जैसा हम समझते हैं कि वो एक है, यहाँ पर है तो वहाँ नहीं हो सकता, हर जगह है, हर स्थिति में है। यही जो है, जो सनातन धर्म है, उसकी फिलॉसफी में खूबसूरती है कि उसमें भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, और कई तरह तरह की बहुत सारी फिलॉसफी दुनिया की जो है वो उसमें आके समा जाती हैं। 31 तारीख की संकष्टी है, जो लोग भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। 31 तारीख की संकष्टी, 13 तारीख की अमावस्या और 14 तारीख की मीन संक्रांति है। अमावस्या हुआ, संक्रांति हुआ, ये दोनों ही त्योहार, पूर्णिमा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों दान का
जप तप मंत्र आदि का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। कुंडली में अगर कोई दोष है तो उनके निवारण के लिए मंत्रोच्चार आदि का प्रावधान है, उस दिन से शुरू करते हैं। मंत्र मेरी नज़र में थोड़े से बेटर हैं किसी स्टोन आदि पहनने के। वो एक तरह का कह सकते हैं कि प्रार्थना है, ईश्वर स्वीकार करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करता है तो हमें अपने जब अच्छे कर्मों का रिजल्ट पसंद है जो हमने किए हैं, जब हमको कुछ अच्छा मिलता है तो हमको शिकायत नहीं होती है। तो जो अगर कुछ गलत किया है तो उसका भी हमको रिजल्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वो भी प्रेम से, करुणा के साथ और सबके प्रति अच्छा भाव करते हुए उसको भी काट लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, मोक्ष का रास्ता जो है ना वो आसान होता है। जो रियल हमारा लक्ष्य है उस तक पहुंचने में तो पूरा समय भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। हम उससे अक्सर बचना चाहते हैं, पर बहुत ही ज़्यादा बचना हो तो मंत्र तप जप तप ये सात्विक रेमेडी हैं, ये बेटर हैं, ये बेस्ट हैं। तो इसी के साथ में वृषभ राशि का जो राशिफल है वो समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ लाइक प्लीज़ फॉलो। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।